आज हम बात करेंगे कैसे लबनानी की जिसने जापानियों को याद दिला दी उनकी नानी। स्कैम करने वाले हिंदुस्तान पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक में स्कैम भी बहुत तरक्की याफ्ता हो। तो आज हम जिस बंदे की बात करेंगे उसने जापान की न सिर्फ हुकूमत को बल्कि उनकी पुलिस को और निसान कंपनी अच्छा खासा चूना लगाया और अब वो आजाद घूम। आज की कहानी है कार्लोस गोसन की। कार्लोस गोसन 2001 में निसान कंपनी के साथ जुड़ता है जब निसान कंपनी पे बहुत डाउनफॉल लगा। लेकिन जब इसने निसान कंपनी ज्वाइन करी तो उसके बाद इसने वहां पे हर चीज में कॉस्ट कटिंग इस तरह की करी कि इसको कॉस्ट किलर के नाम से बुलाया जाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते 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 ये 2018 तक निसान कंपनी के चेयरमैन बन गए। लेकिन एक दिन 19 नवंबर 2018 में ये मुल्क से बाहर गए हुए थे और जब ये टोक्यो एयरपोर्ट पे इनका जहाज लैंड किया और इनको टोक्यो पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इनको ये देख के काफी हैरत होती है कि मैं एक इतना वेल सेट और बिलियनियर, और फिर उनको एक ऐसी जगह पे रखा जाता है जहां उनको किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं होती। जब ये इस डिटेल में जाते हैं कि भाई मेरा जुर्म क्या है तो इनको पता चलता है कि जो आप कर रहे थे ना वो हमें पता चल गया है। यानी कि निसान कंपनी को काफी अरसे से चूना लगा रहे थे और इनके चूने की तादाद पहुंच गई थी 13 बिलियन रुपीस। पाकिस्तानी रुपीस में 13 बिलियन बनते हैं। तो इन्होंने 13 बिलियन का चूना लगा दिया था निसान कंपनी को और इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से निसान कंपनी को तरक्की भी दिलाई और अपने आप को भी तरक्की दिलाई। कहते ये हैं कि निसान कंपनी के अकाउंट्स ये प्राइवेटली यूज कर रहे होते थे। अपनी तनख्वाह इन्होंने पूरी शो नहीं कराई हुई थी कि कितना पैसा कंपनी से ले रहे हैं और उसके अलावा इन्होंने और घोटाले भी किए हुए थे। इनके साथ और भी लोग शामिल थे जिनको अरेस्ट किया गया था। लेकिन जब तक ये जापान से बाहर थे इनको जापानीज गवर्नमेंट ने खबर नहीं होने दी कि आप जब जापान आएंगे तो आपके साथ होगा क्या। ये जापान में जैसे लैंड किए टोक्यो में 19 नवंबर 2018 को इनको अरेस्ट कर लिया गया। इनको एक ऐसी जगह पे रखा गया जहाँ पे ना तो कोई फैसिलिटी थी ना ही ये किसी बंदे से मिल सकते थे, इवन कि अपनी वाइफ से भी ये नहीं मिल सकते थे और 1 साल तक ये लॉकअप ही रहे और इनकी फिर बेल भी नहीं हो पा रही थी। इन्होंने कई दफा बेल अप्लाई करी लेकिन बेल इनकी रिजेक्ट हो गई। बार बार 3 से 4 दफा इनकी बेल रिजेक्ट हुई। तीसरी या चौथी दफा में इनकी बेल एक्सेप्ट हुई और उस बेल का अमाउंट था $9 मिलियन। इन्होंने वो पे किए और फिर इनको चंद शराइत के साथ बेल मिल गई। जमानत मिल तो गई लेकिन शराइत थे। पहले तो शर्त ये थी कि इनके तमाम पासपोर्ट्स, क्योंकि इनके पास फ्रांस, लेबनान और ब्राज़ील का पासपोर्ट था क्योंकि ये ब्राज़ील में पैदा हुए थे और लेबनानी इनके वालिदैन थे और फ्रांस में भी रह चुके थे तो वहाँ की शहरियत भी इनके पास मौजूद थी। लेकिन इनको टोक्यो शहर से बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं थी। इवन के इनको घर से भी सिर्फ वॉक करने के लिए बाहर जाने की इजाज़त थी या फिर करीब की मार्केट। बस एक इनका रेडियस सेट कर लिया गया था कि आप इतने एरिया से बाहर नहीं जा सकते। ये बात इनको अक्सर खटकती थी और ये इस चीज से बाहर आने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे कि मैं किसी भी तरह से जेल के मामले से बाहर आऊं। इनको इनके घर पे ही एक तरह से नजरबंद कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। अब इन्होंने वहां पे अपने दिमाग में एक साजिश रखनी शुरू करी। वो साजिश ये थी कि मैं किस तरह से इस नजरबंद एरिया से, इस हाउस अरेस्ट से भाग सकता हूँ, इसको स्किप कैसे कर सकता हूँ। तो इन्होंने फिर उसको स्किप किया और वो किस तरह से किया। पहले जहाँ तक इनको जाने की इजाज़त थी ये वहाँ की मार्केट तक गए और वहाँ से अपने लिए कपड़े वगैरह खरीद के लेकर आए, जिसमें फर्स्ट टाइम इन्होंने डेनिम खरीदी। पहले ये डेनिम वेयर नहीं करते थे, डेनिम नहीं पहनते थे। फिर इन्होंने डेनिम खरीदी, अपने लिए टी शर्ट्स खरीदी। जो कपड़े ये नहीं पहनते थे वो खरीदे क्योंकि इसके पीछे पूरी एक चाल थी। इन्होंने अपना हुलिया ऐसा किया कि लोग इनको पहचान ना पाए क्योंकि ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे। बच्चा बच्चा इनको वहाँ पे जानता था लेकिन लोग इनको विलन समझते थे। इनको जिस जगह पे रखा गया वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास भी थे, गार्ड्स भी बाहर मौजूद थे। लेकिन ये काफ़ी अरसे तक इस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहे कि मैं अगर हुलिया बदल के बाहर निकलता हूँ तो मेरी चाल से, मेरे फेस कट से, मेरे बालों से कोई मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में पकड़ ना पाए कि मैं कार्लोस। और फिर कहते ये हैं कि तकरीबन कोई 7-8 महीने बाद इन्होंने एक प्लान बनाया। ये अपने घर से बेस बदल के एक आम आदमी की तरह
निकले, जिसमें फर्स्ट अटैम्प्ट में देखने में ये फील ना हो कि ये कौन है। बिल्कुल एक आम आदमी की तरह चलते हुए 2 बंदों के साथ अपने घर से निकले और आगे जाके गाड़ी में बैठ के टोक्यो के मेट्रो स्टेशन पे ये पहुंचे और वहां से टोक्यो से ये शिनागावा जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। और जब ये एक लंबा सफर करके शिनागावा पहुंचे तो वहां पे ये शिनागावा पहुंचने के बाद इन तीनों ने सबसे पहले वहां पे एक होटल जो पहले से बुक था उसमें जाकर क़याम किया। तो होटल में जाने के बाद तकरीबन कोई 1.5 से 2 घंटे बाद होटल के रूम से निकलते हैं 2 बंदे। गए 3 थे, निकले 2। और 2 बंदों के पास बड़े बड़े म्यूजिक बॉक्स थे, जो फंक्शंस में बड़े स्पीकर्स या म्यूजिक बॉक्स यूज होते हैं, जिसमें म्यूजिक सिस्टम्स होते हैं बॉक्स में। ये दोनों पर्सन्स उन बॉक्सेस को लेके एयरपोर्ट पहुंचे। वहां पे एक प्राइवेट प्लेन इनका पहले से वेट कर रहा था जो कि ऑलरेडी वो भी बुक। उसमें ये बैठे, वहां के कस्टम्स से इन्होंने किसी न किसी तरीके से उन बॉक्सेस को कस्टम से क्लियर करवाया और ये 2 बंदे उन बॉक्सेस को लेके जापान से फ्लाई कर गए। प्राइवेट प्लेन वहां से उड़ा और फिर वो जाके पहुंचा इस्तांबुल। वो एक टर्की बेस्ड कंपनी का एक प्राइवेट प्लेन था, वहां से वो इस्तांबुल पहुंचा। इस्तांबुल से फिर दोबारा उन बॉक्सेस को लेके दूसरे एक प्राइवेट प्लेन में ट्रांसफर किया। उन बॉक्सेस को लेके इस्तांबुल से लेबनान बैरूत की तरफ मूव होगा। और जब वो बैरूत पे जाके रुका, लेबनान एयरपोर्ट पे वो जाके बैरूत पे जहाज लैंड करता है, फिर उसमें से 3 बंदे बाहर आते हैं। उनमें से एक कार्लोस था। कार्लोस 13 मिलियन की चपत लगा के जापान को उनकी नाक के नीचे से पूरी टेक्नोलॉजी होने के बाद वहां से फरार हो गया डब्बे में छुप के। और फिर लेबनान आने के बाद उसने करी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसने फिर बताया कि जापान में मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा था, मैं इसलिए भाग गया। अब वो लेबनान में ही हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहा है।